की शान। किसान, ये शब्द सुनकर हमारे जहन में अक्सर एक रटी रटाई छवि बनती है। एक आदमी जो अपने बैलों की मदद से या ट्रैक्टर पर चढ़कर जमीन जोत रहा है, अपने खेतों में बीज डाल रहा है, उन्हें सींच रहा है या फसल काट रहा है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। गांधी जी ने बकरी को गरीबों की गाय कहा है। उन्होंने इसे एक तरह से धाय माँ की संज्ञा दी है। आधुनिक भारत में बकरी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसे चलता फिरता एटीएम कहा जाता है या इसे एक फ्रिज भी कहा जाता है स्वास्थ्य के लिहाज से। वो सब आपको बताएंगे। तो आज बात दुनिया के सबसे पौष्टिक दूध की। खेती के दूसरे प्रकारों की हमारी खोज हमें चौबेपुर गांव ले आई। वाराणसी जिले में बसा ये छोटा सा गांव। इस गांव में रहते हैं रमेदार जिन्होंने प्रधानमंत्री के मूल मंत्र आपदा में अवसर को न सिर्फ सुना बल्कि अपनाया भी। वे मुंबई से अपने घर लौटे और बकरी पालन का काम शुरू किया। सिर्फ 6 महीने में उन्होंने अपने काम को न सिर्फ स्थापित कर लिया बल्कि वो इससे संतुष्ट भी नजर आते हैं। हम लोग पहले मुंबई में काम करते थे। लॉकडाउन के बीच में यहाँ आना हुआ तो हमने सोचा कि बाहर में जाके हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे जाके सोसाइटी होता है अपना। तो हमको लगा घर पे कृषि और पशुपालन किया जाए, जिससे आमदनी भी अच्छी होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। तो लॉकडाउन में आके हमने ये काम चालू किया और अग्रसेन संस्था ने हमको बहुत मदद किया इसमें। प्रशिक्षण से लेके और सर ये सब में योगदान दिया उन्होंने। रमेदार जब मुंबई से गांव लौटे तो सामने चुनौती थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गांव तो लौट आए हैं लेकिन इतनी जमीन नहीं कि वो खेती कर सकें। अगर मवेशी पालते हैं तो भी गाय भैंस को पालने की अपनी चुनौतियां थीं। लेकिन बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए अलग जगह की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें वो अपने घर पर ही आसानी से रख सकते हैं। बड़े पैमाने पर यदि बकरी पालन का कार्य किया जाए तब उसके लिए अलग से बाड़ा बनाने की जरूरत होती है। 2 से 5 बकरी तक एक परिवार बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के आसानी से रख सकता है। घर की महिलाएं बकरी की देखरेख आसानी से कर सकती हैं और घर के बचे खाने से ही उनका भूसा और सानी तैयार कर दी जाती है। ऊपर से थोड़ा बेझर का दाना मिलाने से उनका खाना स्वादिष्ट हो जाता है। बकरियों के रहने के लिए साफ सुथरी और सूखी जगह की जरूरत होती है। साथ ही बकरी स्टॉल फीडिंग पर भी आसानी से रह सकती है। जैसे स्टॉल फीडिंग में होता है कि जैसे चारा का प्रबंध और ये सब मेंटेन करने के लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और गांव में अब बहुत ज़्यादा खेती की ज़मीन रह नहीं गई है, जिससे हम लोग स्टॉल फीडिंग नहीं करना उचित समझे। और वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने CIRD से प्रशिक्षण लिया
रमेदार जैसे किसान जिनके पास जमीन कम है और जो बकरी पालन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र खोला गया है। यहाँ पर न सिर्फ बकरी पालन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि अच्छी प्रजाति की बकरी भी उचित दामों में मिल जाती है। ब्रीड के बारे में हमको जानकारी वहाँ से अच्छी मिली। तो सब जमुनापारी जो है भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची बकरी है, तो उससे मिल्क ज़्यादा मिलता है और मांस के लिए भी अच्छी है। तो हमको साल भर में 90 लीटर या 190 लीटर दूध मिलता है उससे। तो दूध भी मिलता है, उससे खाद भी मिल जाता है खेत में डालने के लिए। तो उसका डिमांड भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। रमेदार के पास आज एशिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों ही बकरियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बकरी को जमुनापारी कहा जाता है, जो दूध के मामले में अव्वल है। वहीं दूसरी प्रजाति है ब्लैक बंगाल, जो सबसे छोटी नस्ल है। हमारे यहाँ 2 ब्रीड पे काम हो रहा है, एक भारत की सबसे बड़ी ब्रीड और एक सबसे छोटी ब्रीड। छोटी ब्रीड में हमारे पास ब्लैक बंगाल है, जो अपने यूपी में भी है नहीं। और छोटी ब्रीड की खासियत ये है कि वो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है और उसका मीट बहुत अच्छे दाम में बिकता है। और वो एक तरह से मान लीजिए कि बहुत अधिक बच्चे देती हैं और इनके अंदर दूध नहीं होती, ये मांस के लिए जानी जाती हैं। और इनके चमड़े से जो अपने यहाँ चमड़ा उद्योग है, उसमें जो अच्छे ब्रांड के बनते हैं सामान, वो इन्हीं के चमड़े से यूज होता है। जमुनापारी दूध और मांस के लिए और अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से आजीविका के सुरक्षित स्रोत के रूप में पहचानी जाती रही है। बकरी आकार में छोटी होती है, इस कारण इसके रखरखाव में भी कम लागत आती है। सूखा पड़ने के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम सरलता से हो सकता है। हो सकता है तो उसके मामले में सबसे ज़्यादा बकरी के दूध को ही अच्छे होते हैं। जैसे उसमें कैल्शियम और सारे मात्रा जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, गाय और भैंस की तुलना में सबसे अधिक ज़्यादा। डेंगू में जो है डॉक्टर लोग के सलाह पे इनका दूध बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में बकरियों की कुल संख्या 135.17 मिलियन है। अकेले उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 42,42,904 है। NDDB 2016 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति वर्ष 5 मीट्रिक टन बकरी का दूध उत्पादन होता है, जिसका अधिकांश हिस्सा गरीब किसानों के पास है। बकरी पालन के फायदे। सूखा प्रभावित क्षेत्र में खेती के साथ बकरी पालन आसानी से किया जा सकने वाला कम लागत का अच्छा व्यवसाय है। इसके कई लाभ हैं। जरूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नगद पैसा प्राप्त किया जा सकता है। बकरी पालन करने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। यह व्यवसाय बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए यह व्यवसाय कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला है। इनके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है। अधिकतर व्यवसायी गांव से ही आकर बकरियां खरीद लेते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक ऐसे ही युवा किसान से मिलेंगे जो खेती तो कर रहे हैं मगर कुछ अलग तरह की। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर।
देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज हम बात कर रहे हैं किसानी के बदलते स्वरूप की। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे किसान की जो कम जमीन पर खेती कर रहे हैं, और वो खेती है मधुमक्खियों की। और ये युवा किसान अपने शहद को न सिर्फ सेहतमंद बना रहे हैं बल्कि इसके स्वाद के साथ भी तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। नारायणपुर गांव में हरे भरे खेतों के बीच में आपको एक छोटे से बाड़े में कुछ डिब्बे नजर आएंगे। दरअसल यहाँ मधुमक्खी पालन का काम किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन एक और अलग तरह की फार्मिंग है जो इन दिनों खासी प्रचलित हो रही है, लेकिन फिर भी इसका असर वाराणसी के दूर दराज के गांव में दिखना हैरान करने वाला है। मधुमक्खी पालन करने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा एक नौजवान है जिसने शहर जाकर नौकरी करने के बजाय अपने गांव में ही रहकर कुछ नया करने का ठाना। आज उसके काम से कई किसानों को प्रेरणा मिल रही है। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जहां से हम बाहर जा रहे हैं या हमारे से यूथ जो वहां पे पल बढ़ रहे हैं और कमाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अपने गांव को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि वो वहीं रुकें और वहीं का विकास करें। तो इसके माध्यम से हमने बहुत प्लान करा हम क्या कर सकते हैं जिनके पास खेत है और जिनके पास खेत नहीं है उनके लिए। तो हमने ऐसे कई चीज़ें आपस में डिसाइड करा। फिर जैसे मैंने अपना हनी प्रोडक्शन का उद्देश्य हनी फार्म्स के माध्यम से शुरू करा, जो अपने साथ साथ गांव के ऐसे कई युवा वर्ग को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं कि जिनको प्रशिक्षित करना, उनको डिब्बे वितरित कराना, उनको साथ में लेकर के चलना और एक मार्केट की खोज में कि हम अपना प्रोडक्शन कहाँ दे सकते हैं और कहाँ से अपनी उस प्रोडक्शन का अच्छी लागत हमें मिल सकता है। तो इसके बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ऐसे में कृषि का ऐसा तरीका अपनाना जरूरी हो जाता है जिससे किसान कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर सकें। इस तरीके को कहते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली। एकीकृत कृषि प्रणाली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये खेत के एक एक इंच का बेहतर इस्तेमाल है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई ऐसे काम जो न सिर्फ खेती में सहायक होते हैं बल्कि किसान की आमदनी को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा कृषि है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता बहुत कम है। और साथ ही साथ हनी जो है हमारे यहाँ, अगर हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो हमारे देश में उसका उपभोग, मतलब उसका उत्पादन जो है बहुत कम है, उपभोग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो हमने हमारे लिए एक अच्छा स्कोप था कि हम हनी में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ये हमारे गाँव गिराव, और आपको बता दूँ बनारस जो है हनी प्रोडक्शन के लिए अगर हम जाना जाए तो नंबर 1 में आता है, जो कि हमें खुद पता नहीं था, करने के बाद हमें पता चला। जहाँ पहले से ही तमाम तरह के बड़े ब्रांड बाजार में मौजूद हैं, ऐसे में नए युवाओं के लिए क्या चुनौती रहती है? मैं यहाँ पे अपनी एक पर्सनल चीज़ मतलब साझा करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले या अभी भी मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं बाई 1 गेट 1 फ्री का उनका था कि एक खरीदे एक मुफ्त पाएँ। और अगर हम छोटे बी कीपर जो हम अभी शुरू कर रहे हैं, जो अभी एक्चुअल हनी सेल कर रहे हैं, हाइव टू इन योर किचन नहीं लेके डिब्बे में पैक करके दे रहे हैं, तो हमारी लागत ही उतनी है जितना हम डिब्बे से कुछ मुनाफा कमाने के लिए, एक डिब्बे पे हम उतना मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमारे लिए एक बड़ा स्पेस दिया है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ टेस्टिंग कराया है जिसमें हमारी प्योरिटी क्या है, अब जैसे गाँव के देशी घी हम गाँव में ही हमें मिलता है,
तो वैसे ही हमारी शहद जो है, शहद की गुणवत्ता के आधार पर अगर बात करें तो हमारी मार्केट की डिमांड भी अलग है और इसका सप्लाई भी हम अलग ही करते हैं। यहाँ बनने वाले शहद की खास बात यह है कि वो आपको फ्लेवर के साथ मिलता है। इसमें कुछ शहद तो घी जैसे नजर आते हैं और ये इतना गाढ़ा होता है कि उसे बच्चे ब्रेड पर जैम की तरह लगाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ शहद पतले होते हैं। दरअसल शहद की प्रवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खी ने किस फूल का रस पिया है। यहाँ पर लीची फ्लेवर से लेकर सरसों के फूल तक तमाम तरह के स्वाद वाले शहद मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो जगह मायने नहीं रखती। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक अनूठी मिठास से रूबरू करवाएंगे, जिसमें स्वाद भी है और सेहत भी, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी भी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है कि हम अपने देशी खान पान की तरफ लौटें, हम आयुर्वेद की तरफ देखें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें महामारी से बचा सकती है, बीमारियों से बचा सकती है और सेहतमंद बना सकती है। आज हम गुरुकुल झज्जर में हैं और हमारे साथ यहाँ के वैद्य जी सुरेंद्र जी हैं। आज वो हमें बताएंगे कि क्या देसी चीज़ें खाई जानी चाहिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए, खुद को बीमारियों से मुक्त रखने के लिए, और कैसे बनता है च्यवनप्राश और कैसे बनता है आंवला पाक। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है जी। तो आज आप हमको क्या बताएंगे, यहाँ पर क्या चीज़ पहले बनाना बताएंगे? आप च्यवनप्राश बनाने के लिए बताएंगे आप? च्यवनप्राश बनाएंगे। चलिए च्यवनप्राश बनाना सिखाइए। हाँ जी। सबसे पहले च्यवनप्राश बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले च्यवनप्राश बनाने के लिए हमें 38 कास्ट औषधि लेंगे जी। 38 तरह की जड़ी बूटियाँ, 38 जड़ी बूटियों का उपयोग होगा च्यवनप्राश बनाने में। हाँ जी, उनका 38 जड़ी बूटियों का मिश्रण होगा। अच्छा, तो जैसे हमारे दर्शक 38 जड़ी बूटियों के मिश्रण के साथ च्यवनप्राश तो शायद नहीं बना पाएंगे जी, लेकिन आपकी बात सुनकर ये जरूर वो प्रभावित होंगे कि च्यवनप्राश और आंवला पाक या इस तरह की चीज दवाइयों का सेवन किया जाए। जो क्या कहेंगे इनको? दवाइयाँ कहेंगे, सप्लीमेंट कहेंगे? क्या दवाइयाँ जी, सप्लीमेंट नहीं कहेंगे। सप्लीमेंट नहीं कहेंगे, एक टॉनिक भी कहते, दवाइयाँ टॉनिक कहना ज़्यादा ठीक है। हाँ, दवा वो सप्लीमेंट तो नहीं कह सकते इनका। पूरा इसमें मसाला आप इसमें तैयार करेंगे, पूरा जो 38 जड़ी बूटियाँ जो आप बता रहे हैं, ये है जी 38 जड़ी बूटियों का म्यूजिक। अच्छा, ये पूरा मिश्रण 38 जड़ी बूटियों का कर रखा है जी। ठीक है। इसमें ये सतावर है जी। सतावर है? सतावर, हाँ जी। अच्छा, ये जी मुलेठी है, मुलेठी ठीक है जी। और ये जी बासा है। हाँ, बासा है। अच्छा, हाँ जी, बासा। और ये जी हरड़ है, हरड़, बड़ी हरड़। और इसमें ये जो सब है, ये 38 जड़ी बूटियों का मिश्रण है। यदि लोग च्यवनप्राश का सेवन करें अनिवार्य तौर पर जो है अपनी दिनचर्या में, तो उनको ये 38 जड़ी बूटियों का फायदा सीधे पहुंचेगा। बिल्कुल, हाँ जी। और कई बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। जी, ये तो जी जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा इसमें केसर है, रस सिंदूर है, 6 भस्में हैं, और जो वंशलोचन है,
तेज पत्ता है, दालचीनी है, पीपल बड़ा है, और जो ना बड़ी छोटी इलायची है, ये भी इसके अलावा वे भी गिरेंगे जी इसमें। अब ये 38 जड़ी बूटियाँ जी, इनको हम मशीन से पिसाई करेंगे जी। ठीक है। ठीक है, इनकी मशीन से पिसाई करके और फिर इनको पानी में भिगोएंगे जी। अच्छा, मैं इसको पीसने के बाद पानी में आप भिगो के रखेंगे? हाँ जी। कितने समय तक भिगो के तो रखेंगे? 12 घंटे तक। 12 घंटे तक हाँ जी। भिगो के रखेंगे। आंवला कब डालते हैं च्यवनप्राश में? आंवला आंवला तो जब होता है जब 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 डाले, उसकी चाशनी, एक तार की चाशनी तैयार होती है, उसके उस समय आंवला का पीठी डालते हैं। ये। अच्छा, उस समय आंवला डालते हैं इसमें। क्या फायदा होता है? च्यवनप्राश साल भर खा सकते हैं, कई लोग कहते हैं गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। जैसे युवा अवस्था है ना जी, उसमें गर्मियों में नहीं खा सकते, ज़्यादा गर्मी होती है, केसर पड़ता है ना इसमें। हाँ। जो वृद्ध अवस्था होती है ना जी, उसमें क्यों, युवा अवस्था में तो जोश वैसे ही ज़्यादा होता है। वृद्ध अवस्था होती है, उसमें थोड़ा शरीर की शक्ति जो है ना, उसमें कम हो जाए, तो उसमें वो लिया जाए जी गर्मी में। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको इसको पीसते हैं। बिल्कुल। जो काष्ठ उबालने के बाद जो पानी, जो शेष पानी रहा, वो उस पानी में चाशनी बनाई थी। ठीक है जी। हाँ। फिर इसमें चाशनी तैयार होने के, एक तार की चाशनी तैयार होने के बाद फिर इसमें पिट्ठी डाली जी। पिट्ठी डाली मतलब आंवला जो आंवले, आपने हाँ, रखा था। कच्चा आंवले को भून के उसको मशीन में से निकाल के उसको घी में पिट्ठी को भून के वो पिट्ठी डाली। अच्छा, अब ये क्या कहेंगे इसको? अब ये च्यवनप्राश तैयार हो गया? अभी तैयार नहीं हुआ, अभी तैयार नहीं हुआ, अभी नहीं, काम अभी बाकी वो है। काम बाकी है। अभी क्या बाकी है? अभी इसमें प्रक्षेप बाकी है। अच्छा, और केसर बाकी है, और भस्म बाकी है। अभी इसमें केसर डालना है और भस्म डालना और प्रक्षेप डालना है। इसमें है दालचीनी, तेज पत्ता, और जो है ना वंशलोचन, पीपल बड़ा, और नागकेसर। इतनी चीजें इसमें शामिल है। हाँ जी। ठीक है, अभी इसमें कुछ और डालेंगे? इसमें भस्म पड़ेंगे जी 5। अच्छा, और इलायची पड़ेगी। ठीक है, इसी में मिलाया जाएगा? इसी में मिलाना। ठीक है, मिलाते हैं सर। तो 5 भस्म कौन सी होती हैं सर? अब भरत, अकीक, बंग, परवाल, मुक्ता सुक्ति। इसमें केसर और रस सिंदूर पड़ गया भाई। केसर और सिंदूर? रस सिंदूर। केसर और रस सिंदूर। हाँ। अब इसको च्यवनप्राश में डाल लेंगे। ठीक है सर। इसका नाप कैसे तय करते हैं, कितना डालना है? अंदाज से? हाँ, ना अंदाज से ना, तोल के ले आया हूँ। अच्छा, तोल के लगा। हाँ। कढ़ाई में कितना 1 किलो जो है च्यवनप्राश तैयार हो 70 जाएगा? किलो च्यवनप्राश तैयार होगा इसमें। 70 किलो च्यवनप्राश। अब ये सुबह ये डिब्बों में भरा जाएगा। हाँ, अब इसमें शहद और डलेगा। अच्छा, 3 किलो। अच्छा, इसमें शहद अभी डलना बाकी है मिठास के लिए, पर आपने खांड की चाशनी ऑलरेडी हाँ। बन डाली हुई है, तो उससे भी तो मिठास हुआ होगा। गुणवत्ता के लिए। अच्छा, हाँ, मिठास के नहीं, गुणवत्ता के लिए। ये हो गया भाई च्यवनप्राश तैयार। अभी गर्मियों में कितना बनाते हैं च्यवनप्राश? कम बनता है, ठंड में ज्यादा बनता है? हाँ, आपने ठंड में बताया। ज़्यादा, ठंड में एक दिन में 400 डब्बे बन जाते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। गर्मी में लेकिन कम गर्मी नहीं में तो जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हाँ। जो कोई बीमार आदमी है, सांस की, दमे की, पीनेस की बीमारी है, नजले की बीमारी है, उनको देते हैं जी। अच्छा, और वैसे गर्मी में आंवला पाक ज़्यादा बनता है? हाँ, ये इस गर्मी में ये वाला पाक ज़्यादा बनेगा जी। जी, तो ये च्यवनप्राश हमारा तैयार हो गया है पूरी तरह से। जिस तरह से आपने देखा कि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, भस्म, शहद, खांड के साथ ये पूरे परंपरागत तरीके से वेद जी ने च्यवनप्राश को तैयार किया है। लेकिन ये गर्मी का सीज़न है, आंवला पाक इस समय आप सेवन कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो च्यवनप्राश भी खा सकते हैं। मोटे तौर पर जैसा इन्होंने बताया है कि बुजुर्ग लोग खा सकते हैं। जी जी, लेकिन जवान लोग आंवला पाक खा सकते हैं। और आंवला पाक बनाना भी आसान है। सादे पानी में आंवले को खाड़ की चाशनी बनाओ। आंवला पाक में सादे पानी में खाड़ की चाशनी बनाकर उसमें आंवले की पिट्ठी डालकर उससे आंवला पाक तैयार हो सकता है और उसका आप सेवन कर सकते हैं।
तो ये च्यवनप्राश हमारा तैयार हो गया है पूरी तरह से। जिस तरह से आपने देखा कि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, भस्म, शहद, खांड के साथ ये पूरे परंपरागत तरीके से वेद जी ने च्यवनप्राश को तैयार किया है। ये समय थोड़ा कठिन है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कोरोना फिर से मुंह उठा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने रहें, हाथ धोते रहें और देसी खान पान यूज़ करें, आयुर्वेद की तरफ जाएं, खुद को स्वस्थ रखें, तभी राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, तभी समाज स्वस्थ रहेगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नए स्वाद की तलाश में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।